सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आते हैं बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण, और आज भी हम ऐसा ही एक भाषण आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। अब आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको या तो बाबा साहब के स्पीच मिलेंगे, क्योंकि नियमित हम बाबा साहब का एक स्पीच या एक वक्तव्य या लेख आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 5 बजे नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से एक वीडियो तो मिलना तय है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, चूँकि आवाज़ का ऑफिशियल का मतलब है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का, जो कि राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है। इस संगठन के जरिए ये इसकी जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। जानकारी के साथ साथ आवाज़ का के जो लगातार सेमिनार चल रहे हैं, लगातार रैली महारैली, और साथ ही साथ आवाज़ का चलो गांव की ओर कार्यक्रम भी होते हैं। तो इन कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाया करती है। इस समय आज जो तारीख है वो हम आपको बता दें, 13 सितंबर 2023। तो हम 13 सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं। इस समय आवाज़ का के द्वारा मंडलीय सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में लगभग 4 मंडल सेमिनार हो चुके हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक हो चुके हैं। मंडलीय सेमिनार के वीडियोज आप ज़रूर देख रहे होंगे, इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, जिनको हमने अपलोड किया है और अपलोड कर रहे हैं लगातार। तो इसलिए उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर वॉच किया करें, क्योंकि उससे आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर वो कौन सा संगठन है। तो बाबा साहब की वर्किंग तो आप समझ ही रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, लेकिन बाबा साहब की वर्किंग के अनुरूप ऐसा कौन सा संगठन है जो वर्किंग कर रहा है वर्तमान परिवेश में। तो वर्तमान में हम आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलते हुए आवाज़ का अपना लगातार वर्किंग कर रहा है। ये संगठन की खासियत है कि वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए और बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी गतिविधियों, अपनी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। यही हर संभव कोशिश है। तो इस समय जो मंडलीय सेमिनार का आयोजन है वो उसी के अनुरूप है, क्योंकि बाबा साहब, अभी हमने पिछला जो संबोधन आपको पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो सुनाया था वो 2 अप्रैल 1933 का था। आज जो स्पीच हम लेकर आपके बीच उपस्थित वो 8 अप्रैल 1933 का है। यानी कि लगातार इस तरह से बाबा साहब लगातार सेमिनार करते थे, लगातार मीटिंग्स करते थे, और हजारों की संख्या में लोग बाबा साहब को सुनने के लिए आते थे। अभी हम आपको बता रहे हैं आज 13 सितंबर है, 10 सितंबर को अभी मंडलीय सेमिनार का आयोजन अलीगढ़ में हुआ। अगले जो 17 सितंबर है प्रयागराज में सेमिनार होगा डॉक्टर अंबेडकर मिशन को लेकर। तो इस तरह से लगातार सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इससे पहले आजमगढ़, गोरखपुर और चंदौली यानी कि वाराणसी मंडल में सेमिनार हो चुका है। तो ये जो सेमिनारों का सिलसिला है निरंतर आवाज़ का के माध्यम से जारी है, और ये बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए है। इसीलिए हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि बाबा साहब का जो भी स्पीच है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंतर्गत आप नियमित और अंत तक बात किया करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आपने आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आज कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर सुनने के बाद आपको लगे कि वास्तव में वीडियो समाज का जन जागरण के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है तो इसको शेयर भी कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि हम संपूर्ण साहित्य को, बाबा साहब के सभी भाषण को हम आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करें। और उसी क्रम में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यानी कि बाबा साहब का 8 अप्रैल 1933 का भाषण अब हम शुरू करते हैं। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी आज उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत है। विषय नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहे।
आखिर क्यों कहना पड़ा बाबा साहब को कि नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहें? क्यों कहना पड़ा? नकली और स्वघोषित यानी कि स्वयं को नेता घोषित कर लिया, उनसे सावधान रहने की बात बाबा साहब क्यों कहते हैं? आखिर वो कौन से नेता हैं जिनसे बाबा साहब सावधान करना चाहते हैं? क्या वो अपने ही समाज के नेता हैं या दूसरे समाज के नेता हैं? इस बात को भी आपको गौर करना होगा। और यदि अपने ही समाज के नेता हैं और बाबा साहब के समय में बाबा साहब का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ है कि अगर आज भी आप बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं तो आपका भी विरोध हो सकता है। उससे विचलित नहीं होना है, उससे घबराना नहीं है, अपने पदों को, अपने कदमों को आपको पीछे नहीं खींचना है। इसलिए आपको अपने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इसी अनुरोध के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 383 से 385। दिनांक 8 अप्रैल 1933 की रात मुंबई के क्लर्क रोड पर स्थित BIT चाल में वहाँ की 4 चालों में रहने वाले बहिष्कृत समाज की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा का अध्यक्ष बने थे सूबेदार सवादकर। इस सभा में दलित उद्धारक और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानपत्र देने का समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह महिला और पुरुषों की भीड़ इतनी थी कि चाल का कंपाउंड पूरी तरह भरा था। बाहर भी लोगों की भीड़ खड़ी थी। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले राज्यमान्य धोत्रे ने अध्यक्ष के बारे में सूचना रखी, जिसका राज्यमान्य तांबे शास्त्री ने अनुमोदन किया और सवादकर ने अध्यक्ष स्थान सुशोभित किया। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में उन्होंने अपने को अध्यक्ष बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने समाज को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिला दिए हैं, इसलिए उन्हें मानपत्र देना योग्य है। लेकिन उन्हें मानपत्र देना ही हम उनके ऋणों से मुक्त देकर ही हम उनके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने जो कार्य शुरू किया है उसे सही तरीके से आगे ले जाना, उसे सुचारू रूप से चलाना हमारा कर्तव्य है। अन्य समाजों की तरह हमारे समाज में विघ्न संतोषी लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। जोरदार तालियां होती हैं। साथ ही तहसील और जिला संघ बनाकर हमें अपने संगठन खड़े करने चाहिए। आदि इस तरह से उन्होंने बल दिया, संगठन बनाने पर बल दिया। अध्यक्षीय भाषण के बाद राज्यमान्य आवाजी अनंतराव खरात ने सुनहरे प्रेम में बढ़ा हुआ मान पत्र पढ़कर सुनाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अध्यक्ष के हाथों अर्पण किया गया। मानपत्र के साथ उन्हें एक चांदी का पात्र भी भेंट स्वरूप दिया गया। मालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भाषण करने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सभापति, प्रिय भगिनी और बंधुजनों, आज यहाँ के लोगों ने मुझे मानपत्र देकर सम्मान करने के कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं आपका सभी का आभारी हूँ। पिछले जनवरी माह में 1932 में, यानी कि जनवरी 1932 में मेरे विलायत से लौटने के बाद मुझे मानपत्र देने की जैसे मानो होड़ लगी हुई है। ये होड़ बंद करनी होगी, कम से कम उस पर अंकुश लगाना होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन लोगों के उत्साह के आगे सामने मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ। आज का मानपत्र भी मैं इसी मना स्थिति में स्वीकार कर रहा हूँ। इस मानपत्र के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज तक जो मानपत्र मुझे दिए गए उनमें और इस मानपत्र में फ़र्क है। इस मानपत्र के बारे में काफ़ी ढिंढोरा पीटा गया। इससे पहले जो मानपत्र दिए गए थे उनके बारे में अखबारों में हल्ला नहीं हुआ था, लेकिन इस मानपत्र को लेकर जो अंदरूनी मामले थे वे लोकमान्य और प्रभात पत्र में प्रकाशित हुए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मानपत्र मुझे अलग स्थितियों में दिया जा रहा है। अभी इस ओर आते हुए हमें बताया गया कि रास्ते में सवादकर बायकाट की तख्ती लगी हुई है। सवादकर बायकाट यानी कि सवादकर जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और उनको बायकाट किया जा रहा है, ऐसी तख्ती लगी है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से चलें। सभा में सेम 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 की आवाज़ गूंज उठी। मैंने कहा चलिए वह तख्ती देखते हुए आगे चलते हैं। हमने वह तख्ती देख ली है।
तख्ती लगाने वालों की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मेरा बायकॉट नहीं किया। इन 4 चालों में नेताओं का बड़ा जमाव रहा है, ये मैं जानता हूँ। मुंबई में अगर किसी को नेता की खोज करनी हो तो वह इस चौक में आए। इन नेताओं ने कोई ना कोई वजह निकालकर आंदोलन की राह में रोड़े अटकाए हैं। किसी समय इन नेताओं का कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर महारों को छोड़कर चमारों के करीबी हो गए हैं, यानी कि बाबा साहब जो स्पीच दे रहे हैं वो महारों के बीच दे रहे हैं, महारों के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले ये लोग पूरी महार जाति को गालियां देने वाले देवरुख कर जैसे चमार के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हैं और थोड़ी सी सफलता पाकर फूले नहीं समाते हैं। एक बार शिव तरकर मास्टर जी ने अपने घर सहभोजन कराया। उस सहभोज में मैं खुद और कुछ अन्य महार नेता उपस्थित थे। सहभोजन की खबर के साथ आगे देवरुखकर ने एक हैंडबिल निकाला जिसमें लिखा था कि शिव तरकर ने महारों के साथ खाना खाया, इसलिए उन्हें बहिष्कृत किया जाए। कारण क्या था? शिव तरकर ने महारों के साथ भोजन किया, देवरुखकर ने पूरी महार जाति का अपमान किया था। इस तरह जिस व्यक्ति ने कई बार महारों को अपमानित किया, उनके साथ ही लोग कैसे जा मिलते हैं? इन नेताओं की एक और दलील ये है कि डॉक्टर अंबेडकर कोंकणस्थ हैं, वे देशस्थों से सलाह लेते हैं, कोंकणस्थों से क्यों नहीं लेते हैं? देशस्थ और कोंकणस्थ का विवाद इतना उछाला गया कि कुछ ही दिनों में मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने देशस्थों के साथ हाथ मिलाकर 119 नेताओं की सभा का आयोजन किया। और एक बात समझ नहीं आती कि उस सभा से सूबेदार सवादकर को कंकड़ की तरह अलग क्यों किया गया? वे तो हार मान से कोंकणस्थ हैं ना। मैं कहना यही चाहता हूं कि इस विवाद की कोई जड़ नहीं है और ना ही इसके पीछे कोई सिद्धांत है। सैद्धांतिक विरोध चल सकता है, लेकिन सिद्धांतों के बिना विरोध किया जा रहा हो तो जाहिर है कि उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा होगा। यहाँ एक और सवाल ये उठता है कि सभी नेता आपस में एक क्यों नहीं हो जाते या उनमें एकता क्यों नहीं कराई जाती? जैसा कि वर्तमान में भी कहा जाता है कि भारत के अंदर दक्षिण भारत उत्तर भारत के अंदर मिलाकर लगभग 1 लाख संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ दलितों के हैं, या यूँ कहें कि अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। 1 लाख संगठनों की बात की जा रही है। सभी एक हो जाएं, ये बात कही जाती है। अब बाबा साहब क्या कहते हैं इस बारे में? कहते हैं लेकिन झगड़ा जब व्यक्तिनिष्ठ हो तब कोई क्या कर सकता है? कोई झगड़ा यदि व्यक्तिनिष्ठ है, पर्सनल है, तो उसमें संगठन क्या कर सकता है? सिद्धांतों की तो बात ही निराली है। बाबा साहब की बात को आपको गहराई से समझना होगा, वर्तमान परिदृश्य में इसको फिट बैठाना होगा। मेरे साथियों, महात्मा गांधी द्वारा मंदिर मामले में मेरा पक्ष पूछा गया, तब मैंने उनसे कहा था कि अगर मंदिर प्रवेश करने के साथ जाति भेद खत्म हो रहा हो, मिट रहा हो, तो मैं ये चाहूँगा कि मंदिर प्रवेश हो। लेकिन अगर मंदिर प्रवेश से जाति भेद समाप्त नहीं हो रहा है तो हमें मंदिर में प्रवेश की जरूरत नहीं है। इस विवाद में सिद्धांत है। एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया बाबा साहब ने। इन नेताओं की झड़प में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखकर मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद आप में आपसी फूट नहीं आई है, आप उसमें उलझे नहीं हैं। मतलब नेता आपस में लड़ रहे हैं लेकिन जनता यहाँ पर यूनाइटेड है। अपनी आज़ादी के लिए इंसान के पास या तो नौकरी हो या बाप दादाओं की संपत्ति हो। अगर ऐसा नहीं है तो चोरी करके, भीख मांगकर या किसी और की जी हुजूरी करते हुए पेट भरना पड़ता है। हमारे कई लोग बेरोजगार हैं और समाज के अन्य वर्गों के पास बहुत पैसा है। अगले चुनावों के समय हालात ये होंगे कि अन्य वर्ग के लोग अपने लोगों को पैसा देकर हमारे मत खरीदने की कोशिश करेंगे। हम में से बेरोजगार और जो स्वाभिमान विहीन नेता उनकी मदद भी करेंगे। इसलिए कहता हूं कि ऐसी बातों से आपको सावधान रहना होगा। ऐसे नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहिए।
डॉक्टर अंबेडकर के काम में रुकावटें डालने के लिए वरिष्ठ वर्ग के लोग तैयार ही बैठे रहते हैं। ऐसे लोग हम में से उन लोगों से ताल्लुक़ बढ़ाएंगे जो घूसखोरी के आदी हों। मैं हिंदुस्तान में नहीं होता तब ऐसे लोगों की बन आती है। ये मैंने देखा है। मैं इस महीने की 22 तारीख को विलायत जा रहा हूँ। यानी कि ये भाषण बाबा साहब का 8 अप्रैल 1933 का है और इसी महीने यानी कि 22 अप्रैल 1933 को बाबा साहब विलायत जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि सावधान रहें। मेरे पीछे ये लोग आप में आपसी फूट डालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि किसी की बातों में ना आकर आप अपनी एकता को बनाए रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए सबके प्रति आभार प्रकट कर मैं आज का अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ। पहला प्रश्न है सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने किसके बारे में और क्यों कहा कि जो कार्य शुरू किया है उसे सही तरीके से आगे ले जाना है, उसे सुचारू रूप से चलाना हमारा कर्तव्य है। ये बात किसने कही, किसके बारे में कहा और क्यों कहा? संक्षेप में आंसर दे सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहिए और वर्तमान में इस विषय पर अपना विचार दें। वर्तमान परिदृश्य में भी आप विचार दे सकते हैं। इस संबंध में भी अंबेडकर संदेश में थोड़ा वार्तालाप हुआ है। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। आवाज़का के द्वारा आप सभी के सहयोग से, अमूल्य योगदान से सारनाथ, वाराणसी, फरीदपुर रोड पर, रिंग रोड जो है उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की गई है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर निर्माण कार्य जारी है और इस निर्माण कार्य में अपना अमूल्य योगदान यदि आप देना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। SBI अकाउंट नंबर, IFC कोड, बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति, ये आवाज़का का ही अनुषांगिक संगठन है। इस अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। ये पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित है। यदि आप इस तरह का वैचारिकी सेंटर, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे, ऐसे वैचारिकी सेंटर के पक्ष में हैं तो अमूल्य योगदान जरूर करें। और इसी के साथ अब हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, आवाज़का की प्रेरणा में, और संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़का बिहार। आप सभी सम्मानित साथी नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाज कर रहे हैं और यही कारण है कि अब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बाज कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए, वैसे तो मेरे पास आप सभी साथियों के नाम की लिस्ट भी है जो लगातार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि हम उस लिस्ट को भी मेंटेन करते हैं। लेकिन सभी का नाम लेंगे तो संभवतः बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में सभी का नाम लेना संभव नहीं है। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो अब हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी को प्रेम भरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।